कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 2 विलयन के आज के इस सेशन में हम बात करेंगे विलेयता के ऊपर, जो अलग अलग परिस्थितियों में अर्थात ठोस, द्रव या गैस यानी विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था क्या है उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे वो उसकी विलेयता होती है, उस विलयन के स्वभाव के ऊपर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस लेसन के पहले लेक्चर में देखे होंगे कि हमने उसमें चर्चा किया था कि किसी विलेयता क्या होती है, अर्थात किसी निश्चित विलायक में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता होती है। और उसी के साथ हमने ये भी चर्चा किया था कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसमें से हमने ताप पर चर्चा किया था, समायन प्रभाव पर चर्चा किया था, विलेय के अणुओं के आकार पर चर्चा किया था और विलेय और विलायक की प्रकृति के ऊपर चर्चा किया था। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन बनता है, तो उसकी विलेयता किस तरीके से निर्धारित होती है, कैसे होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्रव में जब कोई ठोस विलीन होता है उस स्थिति में क्या होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक ठोस प्रत्येक द्रव में विलीन नहीं हो सकता। जैसे अगर हम नमक और चीनी की बात करते हैं तो नमक और चीनी पानी में विलीन है, लेकिन यही ठोस अवस्था अर्थात नमक और चीनी बेंजीन में विलय नहीं होता। जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो कार्बनिक यौगिक हैं, पदार्थ हैं, ये बेंजीन में विलीन होते हैं जबकि द्रव में विलीन नहीं होते। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समान प्रकृति वाले विलेय समान प्रकृति के विलायक में ही विलीन होंगे। अर्थात अगर विलायक ध्रुवीय है तो उसमें ध्रुवीय विलेय ही विलीन होगा, अगर अध्रुवीय विलेय है तो वह अध्रुवीय विलायक में ही विलीन होगा। प्यारे बच्चों, आज के पहले टॉपिक में मैं यहाँ लिख रहा हूँ ठोस की द्रव में विलेयता। तो जब हम किसी ठोस को द्रव में विलीन करते हैं तो दो प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। एक तो विलीनीकरण की, अर्थात द्रव में ठोस विलीन होता है, घुलता है, और दूसरा जो प्रक्रिया चलता है वह है अस्कंदन की। इसमें कोलाइड बनते हैं, विलेय के कणों के कोलाइड बनते हैं और वह विलयन में पृथक होते हैं। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। जब दोनों प्रक्रिया की दर अर्थात विलीनीकरण की और कोलाइड होकर के पृथक होने की प्रक्रिया, दोनों की दर जब समान हो जाती है वह अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। वह अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है और उसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि ठोस प्लस
द्रव मतलब यह है विलेय, विलेय और यह है विलायक, विलायक। और इससे जो निकाय बनेगा वह कहलाता है विलयन। आप जानते हैं विलयन। जो हमने ये चिन्ह लगाया है उत्क्रमणीयता का, यह बताता है कि ठोस द्रव में घुल रहा है और जब द्रव में जा रहा है तो वहाँ पर ठोस के कण आपस में कोलाइड बनाते हैं और पृथक होते हैं, यानी दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती है। और उत्क्रमणीयता का चिन्ह ये बताता है कि यह निकाय दोनों दिशा में होती है, डायनेमिक है, दोनों डायरेक्शन में। तो जब साम्य की अवस्था आती है तो उस स्थिति में हम ये बात करेंगे कि वो विलयन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम कक्षा 11 का एक टॉपिक ला सतालिए के सिद्धांत की बात अगर करते हैं तो यह ला सतालिए का सिद्धांत यह कहता है कि साम्य की अवस्था में ताप दाब सांद्रण में परिवर्तन किया जाता है तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर इन किए गए कारकों के परिवर्तन का प्रभाव निरस्त होता है। अगर हम बात करते हैं इससे विलयन के निकाय पर जो साम्य अवस्था में है, तो इस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर पर चर्चा करें कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप जब बढ़ाएंगे तो अगर यह निकाय यानी विलीन होने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी है तो वह तो ताप बढ़ाने पर अग्र दिशा में बढ़ेगी, यानी विलेयता बढ़ेगी। अगर ऊष्मा क्षेपी है तो ताप घटाने पर विलेयता बढ़ेगी, यानी ठोस के विलीन होने की दर बढ़ेगी। तो ताप एक कारक है जो ला सतालिए के सिद्धांत के अनुसार एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अर्थात ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी निकाय में अलग अलग तरीके से प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलयन बनने की प्रक्रिया तेज होगी, विलेयता अर्थात बढ़ेगी। और अगर ऊष्माक्षेपी है तो ताप कम करने पर, ताप घटाने पर विलेयता ठोस पदार्थ की बढ़ेगी। एक तो कारक ए है। दूसरा जो कारक है उस पर हम चर्चा करें, ये पहला कारक। दूसरा कारक है वह दाब का है। तो दाब, चूँकि यहाँ पर क्या है कि दाब को हम तब कंसीडर करेंगे जब दाब बढ़ाने से आयतन में कुछ परिमाणात्मक परिवर्तन हो। आप जानते हैं कि ठोस और द्रव अधिक मात्रा में इनकम्प्रेसिबल होते हैं, अर्थात उनको अगर दाब बढ़ाया जाए तो ज़्यादा मात्रा में वह उस कंप्रेस्ड होते हैं। तो दाब बढ़ाने से विलेयता पर बहुत प्रभाव इस कंडीशन में, यानी ठोस विलेय है और द्रव विलायक है, उस कंडीशन में बहुत परिणामात्मक परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, अगर हम चर्चा करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एक नियम है हेनरी का नियम, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं
कि गैस की द्रव में किस तरीके से विलेयता होती है और उससे संबंधित हेनरी का नियम क्या कहता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमने हेडिंग लिखा है गैस की द्रव में विलेयता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी गैसें द्रव में विलीन होती हैं। जैसे ऑक्सीजन द्रव के साथ विलीन होता है, जिसके वजह से जलीय जीव जंतुओं के अस्तित्व में रहने की संभावना रहती है। इस निकाय पर यानी गैस जब द्रव में घूलता है तो उस पर दाब और ताप का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अर्थात दाब और ताप दोनों ऐसे कारक हैं जो किसी गैस को द्रव में विलीन होने में बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं। जब हम दाब में परिवर्तन करते हैं यानी बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में गैस की विलेयता बढ़ती है। इसी तरीके से जब ताप में परिवर्तन करते हैं अर्थात ताप में वृद्धि करते हैं तो वहाँ भी परिवर्तन होता है, लेकिन वहाँ पर परिवर्तन नकारात्मक होता है। अर्थात जब किसी गैस को द्रव में विलीन किया जाता है उस कंडीशन में ताप बढ़ाते हैं तो द्रव में गैस की विलेयता घटती है। आप जानते हैं इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वह स्थिर न होकर के अस्थिर होंगे और वह द्रव में विलीन होने की जगह पर वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर जाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार जब ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से गैस की विलेयता द्रव में घटती है। इन निकायों पर जब अध्ययन किया गया तो उसमें एक महत्वपूर्ण अध्ययन था हेनरी का, जो इस दाब में वृद्धि करने से गैस की द्रव में किस तरीके से विलेयता बढ़ती है उस पर अध्ययन किया। तो अगर हम बात करते हैं दाब बढ़ाने की तो आप यहाँ पर दो चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एक पात्र ये है, दूसरा पात्र ये है। इसमें ये द्रव भरा हुआ है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये दो पात्र हैं। इस पर दाब अगर हम W1 करते हैं या W1 जो भी है, यहाँ पर दाब इससे ज़्यादा है। W1, W2, W3। तो दाब बढ़ाने से आप जानते हैं कि आयतन घटता है। यहाँ दाब कम है, आयतन ज़्यादा है, यहाँ दाब ज़्यादा है, आयतन कम है। इसमें जो विलेय और विलायक का जो निकाय है यानी विलयन, इसमें क्या होगा, जब दाब बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में विलेय के ज़्यादा अणु इसमें घुलेंगे, शामिल रहेंगे। कम आयतन में एकांक आयतन में विलेय के कणों की संख्या ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम दाब के वजह से विलेय के अणुओं की संख्या कम होगी। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रयोग के आधार पर हेनरी ने जो अपना नियम प्रतिपादित किया, उन्होंने कहा कि किसी गैस की विलेयता द्रव में किसी गैस की विलेयता उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेनरी का नियम।
किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यह हेनरी का नियम है कि किसी द्रव में गैस की विलेयता उसके गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात गैस का दाब ज़्यादा होगा तो द्रव में उसकी विलेयता ज़्यादा होगी, अगर गैस का दाब कम होगा तो द्रव में उसकी विलेयता कम होगी। इसी संदर्भ में डाल्टन ने भी अपना एक प्रयोग किया और डाल्टन ने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि गैस के मोल प्रभाज अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। अर्थात गैस के मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होते हैं। गैस के मोल प्रभाज किसी द्रव में गैस के मोल प्रभाज उसके आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर लिख रहा हूँ डाल्टन का नियम गैस के मोल प्रभाज द्रव में या द्रव पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इसको हम गणितीय रूप में प्रदर्शित करना चाहेंगे उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। गैस का आंशिक दाब अगर ये P है और मोल प्रभाज को अगर हम x से लिखते हैं तो P इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। इसको कैसे लाते हैं आप जानते हैं कि अगर हम हेनरी के नियम से अगर इसको करें तो P अनुक्रमानुपाती x, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ पर एक स्थिरांक आता है जिसको हमने KH लिखा, H फॉर हेनरी, K मतलब कांस्टेंट स्थिरांक, और यह स्थिरांक कहलाता है हेनरी का स्थिरांक या हेनरी स्थिरांक। यह हेनरी स्थिरांक अलग अलग द्रवों के लिए एक ही गैस के लिए अलग अलग हो सकता है। अर्थात यह निर्भर करेगा कि भिन्न भिन्न गैसें
भिन्न भिन्न हेनरी स्थिरांक प्रदर्शित करती हैं। अब हम बात करते हैं इस हेनरी के नियम से। तो ये हमको बताता है कि अगर के एच अर्थात हेनरी स्थिरांक का अगर वैल्यू ज़्यादा होता है किसी दिए गए टेम्परेचर पर, तो वहाँ पर उसकी विलेयता यानी गैस की विलेयता द्रव में कम होती है। पुनः इसको सुनिए ध्यान से कि जब के एच अर्थात हेनरी स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा किसी दिए गए दाब पर, तो उस कंडीशन में गैस की द्रव में विलेयता कम होगी। इस तरीके से इस तथ्य का उपयोग हम अलग अलग दैनिक जीवन में उसको हम देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एक उदाहरण, अभी बहुत कॉमन उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक शीतल पेय आप सब लोग यूज़ करते हैं। जब उसको खोलते हैं ढक्कन को तो बहुत तेज़ी से गैस निकलता है। उस बाटल में, शीतल पेय के बाटल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिक दाब पर भरा जाता है, जिससे उसकी विलेयता उस शीतल पेय यानी जो द्रव है उसमें ज़्यादा मात्रा में हो। इसी तरीके से जब कोई पर्वतारोही जब ऊपर की पर्वत पर जाता है तो अर्थात ऊंचाई पर जब जाता है तो वहाँ पर प्रेशर कम होने के वजह से, वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता घटती है अपेक्षाकृत जो व्यक्ति धरातल पर है। इसके वजह से उस पर्वतारोही के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और वह थकान महसूस करता है, वह चलने में कमजोरी महसूस करता है। तो यह हेनरी नियम के आधार पर ही दोनों उदाहरणों को आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो जैसा कि हमने बताया कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं गैस में, गैस की द्रव में विलीन होने के निकाय पर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से विलेयता घटती है। इसको हमने शुरू में चर्चा किया था। अब हम बात करेंगे अगले सेशन में कि वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब और उससे संबंधित राउल्ट के नियम को। तब तक के लिए आज के इस अध्याय को आप लोग बेहतर ढंग से अध्ययन करिए और YouTube के APIC क्लासेज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।